मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST 9 कहानी स्वरूप और विकास अध्याय 2 कहानी के सिद्धांत और स्वरूप के एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका MST 9 अगस्त 6 में है, तो ध्यान से सुनिए और पढ़िए। आप सबके लिए, आपकी परीक्षा, आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा आप सब जब परीक्षा देने बैठे तो उत्तर आपको याद दिला दे। अगर भूल जाते हैं तो आपको याद दिलाए, ये मेरी शुभेच्छा है। तो पराय सुख के घटनाक्रम और ताना वाना का वर्णन कीजिए। पराय सुख कहानी है, तो इसका घटनाक्रम और इसके ताना वाने के बारे में हम जानेंगे, यानी उसका विशेष लिखेंगे यहाँ पर। पराय सुख में यशपाल जी ने पूंजीवादी सोच को नए रूप में परोसने का काम किया है। जो पराय सुख कहानी है, इसके जो लेखक है यशपाल जी हैं। इसके लेखक जो है यशपाल जी हैं। यशपाल जी ने पूंजीवादी सोच को एक नए रूप से प्रस्तुत करने का काम किया है। पराय सुख में केंद्र पात्र एक जो है अधेड़ बाय के अविवाहित सफल व्यवसायी मिस्टर सेठी और जो संघर्षशील मध्यवर्गीय विवाहित स्त्री उर्मिला है। इसके जो मुख्य पात्र हैं या केंद्रीय पात्र जो है पराय सुख कहानी का एक अविवाहित अधेड़ वयस्क के एक व्यवसायी है जो सफल है, उनका नाम है मिस्टर सेठी। और एक संघर्षशील मध्यवर्गीय विवाहित महिला है, उसका नाम है उर्मिला। उर्मिला का पति मामूली सरकारी नौकर है। उर्मिला का जो पति है वो जो है एक मामूली सरकारी नौकर है और पति पत्नी छोटे पुत्र सहित सीमित परिवार के दायरे में सामान्य संतुष्ट जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उर्मिला और उसका पति और एक छोटा सा पुत्र, तो ये सब एक सामान्य सी जिंदगी जी रहे हैं। साथ ही इस परिवार की सामान्य संतुष्टि में कुछ ऐसा छिपा है जो वहाँ के अभावों को अधिक देर तक नज़र से परे नहीं रख सकता। यानी सामान्य ज़िंदगी तो जी रहे हैं, लेकिन कुछ अभाव भी होते हैं प्रत्येक ज़िंदगी में। तो ये सारे जो अभाव है, इसे हम नज़रअंदाज वो नहीं कर पाते हैं। मध्य वर्ग की ऐसी स्थिति में यह मूल कमजोरी की भांति विद्यमान है। यानी मध्य वर्गीय जीवन में ये जो अभाव आते हैं, ये तो एक मूल कमजोरी के जैसे होती है। कहानी में प्रेम त्रिकोण तब बनता है जब पहाड़ी इलाके में यात्रा के दौरान एक दिन सेठी और उर्मिला लंबा समय साथ गुजारते हैं। तो ये जो कहानी है पराय सुख, एक त्रिकोण प्रेम है। और ये त्रिकोण प्रेम कैसे होता है कि जब पहाड़ी इलाका की यात्रा के दौरान जो सेठी है और उर्मिला बहुत लंबे समय तक एक साथ गुजारते हैं। इस स्थिति के व्यापक अनुशासन में सेठी उर्मिला की ओर आकृष्ट होता है। यह आकर्षण पाठक को पूरी तरह अस्वाभाविक लग सकता है। हाँ, ये निश्चय अलग, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति और एक विवाहित महिला जो इस आकर्षण की ओर आते तो जरूरी अस्वाभाविक लगता है, लेकिन लेखक को इस अस्वाभाविक से कोई परेशानी नहीं होती है। जिस कृत्रिम मानदंड की और यशपाल ने अपने वक्तव्य में इशारा किया है, वो कहानी में स्पष्ट देखा जा सकता है। यानी ये जो कृत्रिम मानदंड को उन्होंने यहाँ पर प्रेस किया है, कहानी में दिखता है। मिस्टर सेठी ने मेहनत के बल पर अपनी जिंदगी स्वयं बनाई और इस तरह वो निर्धनता से धनी बनने की मंजिल तक योजनाबद्ध तरीके से पहुंचा। यानी वो बहुत ही मिस्टर सेठी जो है बहुत परिश्रम करके मेहनत कर आज वो धनवान बना है, जबकि वो पहले के निर्धन व्यक्ति था। कहानी में सेठी की लगन और कर्मठता से प्राप्त हुई उन्नति को सफलता की मिसाल कहा जा सकता है। कहानी में सेठी की लगन और कर्मठता को प्राप्त हुई उन्नति को सफलता की मिसाल कहा जा सकता है। कहानी का वाचक पात्र के स्वर में स्वर मिलाकर उक्त मंजिल तक पहुंचने
की कहानी इन शब्दों में कहता है। पिता के देहांत कारण MFA में पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। किसे? सेठी को। पिताजी के देहांत के कारण FA में पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हो जाना, जीविका का कोई उपाय न पाकर जगह जगह भटकना, एक ठेकेदार से के यहाँ 20 रुपये महाबार पर 24 घंटे हड्डी तोड़ परिश्रम करना, दूसरे ठेकेदार का काम ठेके पर कराना, यानी एक जगह तो 24 घंटे हड्डी तोड़ परिश्रम करता, फिर दूसरे ठेकेदारों का काम ठेके पर करना और बड़ा ठेकेदार बन जाना। एक के बाद एक दूसरा ठेका, जिस रुपए के लिए उसे दर मारा फिरना पड़ता, वही रुपया हजारों लाखों की तादाद में उसके हाथों में आज आने जाने लगता। यानी एक दिन था जो रुपए के लिए वो दर मारा फिरता था, लेकिन आज उसके पास बहुत सारे रुपए हैं जो आता जाता रहता है। रेल के पुल के ठेके में एक मुश्त 2.5 लाख का मुनाफा होता है। सेठी ने जीवन के एक चीज़ रुपए को पहचाना था, यानी जीवन में वो एक चीज़ क्या है? रुपए को वो पहचाना था। रुपए की चाह उसे दिन को दिन और रात को रात न समझा था। यानी रुपए की चाह को, रुपया कमाने के लिए, धनवान बनने के लिए वो दिन रात एक कर परिश्रम किया है। आज वही लखपति है, यानी वो लखपति बना है। वाचक पात्र मिस्टर सेठी के स्वर को लेखक ने सतही भौतिकतावादी विचारधारा का वाहक बनाया है। पूंजीपति सेठी धन ऐश्वर्य सब मिलने के बाद भी अशांत है। जो सेठी है उसके बाद सब है, ऐश्वर्य है, धन है, फिर भी वो अशांत है। उसे अपनी रिक्तता का एहसास होता है, अकेलेपन का एहसास होता है। जीवन में मिली आर्थिक सफलता के बावजूद सेठी को अपनी बेचारगी और दयनीयता तब समझ में आती जब वो सामने छोटी गृहस्थी का सुख भोगते हुए मिला और उसके शिशु को देखता है। यानी सेठी को जब वो तब अकेलापन महसूस करता है कि वो कितना बेचारा है, कितना दयनीय है, जब वो उर्मिला की छोटी सी गृहस्थी को हंसते खेलते देखता है। ये एक भरी पूरी जिंदगी है जो सेठी को नसीब नहीं है। वो यद्यपि जानता है कि विवाह करके गृहस्थी बसाना उसके लिए कभी मुश्किल न था। जो व्यक्ति इतना बड़ा कारोबार खड़ा करने में सक्षम हुआ है, उसके लिए किसी भी स्त्री से विवाह करना मुश्किल न था। लेकिन उसकी समस्या तो दूसरी थी। वह विवाह में विश्वास न करता। इसके विपरीत सेठी को वैवाहिक दुनियादारी में आधुनिक सफलता केंद्रित दुनियावी छलावा नजर आता है। यानी दुनिया में जो छलावा है, पैसा को लेकर, धन को लेकर जो छलावा होता है, कोई सच्चा प्रेम तो नहीं करता लेकिन धन को प्रेम करता है, तो ये छलावा सेठी ने बहुत देखा है। तो उसे वैवाहिक दुनियादारी से कोई मतलब ना था। वो कर भी पाता था, लेकिन उसे सच्चा प्यार कहीं नहीं मिला होगा। लेखक के शब्दों में सेठी को घेर कर प्रेम और प्रणय के कितने ही अभिनय हो चुके थे। हाँ, लेखक के अनुसार सेठी प्रेम और प्रणय में बहुत बार आ चुका है। उन लजीली या मुग्ध आंखों में उसे केवल रुपए का ही लोभ दिखाई दिया। वो इतनी सुंदर हसीनाएं उसके जीवन में आई, लेकिन उनके आंखों में प्यार ना था, केवल धन की जो लोलुपता दिखाई दी थी। उसे फंसाने का यंत्र था। यह सब देखकर वो भीगी मक्खी क्यों कर निकल जाता, यानी ये सबको वो चूस कर फेंक देता। उसे किसी ने आकर्षित नहीं किया। वो उन्हें गुड़ की भेली पर मंडराने वाली मक्खियाँ और ततैयों की तरह धक्का देता था। यानी जो मक्खियाँ जैसे गुड़ के ऊपर फिरती रहती है, बैठती है, तो ये जो सुंदर हसीनाएं उनके जीवन में आए थे, वो भी उसे उस मक्खियों की तरह लगा, तो वो भगा देता था। उसका लक्ष्य था रुपया। सीमित आय में अपनी घर गृहस्थी को सफलतापूर्वक चलाने वाली मध्यवर्गीय गृहिणी उर्मिला ने उसे आकर्षित किया। वही दूसरी ओर सेठी को अपनी आर्थिक शक्ति पर अगाध विश्वास था। उसका मानना था धन के बल पर वो उर्मिला और उसके पूरे परिवार को खरीद सकता है। सेठी की मानसिकता पर पूंजी हावी है। वो अपनी शर्तों पर इस परिवार से गलत सही सब चीज़ें मनवा सकता है। यही वह करता है। आधुनिक युग में धन क्या कर सकता है, इस पर इसका उदाहरण परायसुख में दिखलाते हैं। सेठी को इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कहानी में केंद्रीय स्थान मिलता है।
मसलन वो उर्मिला के पति को अपनी कंपनी में अधिक वेतन पर नौकरी देता है, उर्मिला द्वारा घर के लिए कर्ज की अदायगी करता है तथा उसके परिवार को समृद्धि के उच्चतम बिंदु पर लाकर प्रतिष्ठा करता है, लेकिन अपनी शर्त के माध्यम से वो पूरे परिवार को मनचाहा गुलाम बना लेता है। सेठी कहता है कि वो अपनी पूरी संपत्ति उर्मिला के पुत्र बल्लू के नाम कर देगा, लेकिन उस संपत्ति में बल्लू का कोई हिस्सेदार नहीं आना चाहिए। स्पष्ट शब्द में इसका अर्थ था कि उर्मिला की कोख पर ताला लगाकर सेठी ने उस पर अपना अधिकार कर लिया था। वो उसे छुए या ना छुए, बल्लू भी उसी का है। मदन उर्मिला का पति भी उसी का है और उर्मिला सबसे पहले उसकी है। यहाँ सेठी द्वारा की गई टिप्पणी पर ध्यान दे। संपूर्ण संपत्ति दे देगा, संपूर्ण संपत्ति दे देगा, फिर है हिस्सेदार, फिर कोख पर ताला, अधिकार, ये चारों पूंजी से ताल्लुक रखते हैं। सेठी स्वयं पूंजी के कब्जे में रहकर काम करने वाला अदना मोहरा है और इस तरह तथ्य ने उसकी भाषा बदल दी है। दूसरी तरफ उसकी इच्छा प्यार पाना न होकर उर्मिला पर कब्जा जमाना है, बल्कि इससे भी आगे उर्मिला की कोख पर ताला लगाकर चाबी अपने पास रखना है। जीवन में संतुष्टि की उसकी परिभाषा यही है, यानी एक वो बस अपनी हवस को पूरा करना चाहता है। इस बिंदु पर पूछा जा सकता है कि पर्यायसुख की वस्तु असल में क्या है और किस भांति आज का पाठक उसे भावनात्मक अर्थ में जुड़ सकता है। इसका जवाब यह है कि 20वीं सदी का भारतीय समाज नए विचार सूत्र और मानदंड गढ़ने में लगा है, जिनके अनुसार परंपरागत संस्थाओं का टूटना या बदलना अनिवार्य है। इन नई स्थिति में धन का वर्चस्व कारण हुआ है, यानी धन जो है, अप्राप्त धन है, वो एक कारण हुआ है जो कारक तथा जीवन के सब स्तर पर असर डाल रहा है। कहानी के घटनाक्रम में यह चीज़ स्पष्ट दिखती है। भावना के स्तर पर चीज़ को समझते तो अधेड़ व्यक्ति की मानसिकता में स्त्री देह को वश करने का महत्वपूर्ण है, यानी धन के जोर पर स्त्री देह को वश करना ही इसमें दिखाई देता है, न कि प्रेम की परिधि में संबंध कायम करना। प्यार अलग होता है, जो प्यार करता है वो अलग होता है, लेकिन यहाँ पर किसी को धन के वर्चस्व पर उसके शरीर पर हक जमाना जैसा हो जाता है। इसे भी आगे पर्याय सुख के संबंध बनाना उद्देश्य नहीं, बल्कि सौदा करने पर बल है। जाहिर है कि सौदे के असर में मनुष्य का चरित्र बदल जाता है। वह मनुष्य न रहकर क्रय विक्रय की बनी वस्तु में तब्दील हो जाता है। मुख्य पात्र सेठी की समझ में अनुरूप ढली इस कहानी में शुरू से अंत तक सौदे का तर्क है, सौदे की शब्दावली है। कहानी के गठन को समझने की कोशिश करते समय में हम यह भी ध्यान रखें कि पूरी घटनाक्रम की शुरुआत स्टेशन पर एक अपरिचित विवाहित महिला के सेठी द्वारा देखा जाने से हुआ है। यह क्षण सेठी के लिए निर्णायक सिद्ध होता है, जब नई योजना का बीज उसके मस्तिष्क में जन्म लेता है। पूरी कहानी इस योजना को फलीभूत होना अथवा किए जाने के महत्व इस गठन के अंतर्गत विशेषकर उर्मिला एक पात्र है जो सक्रिय भी है और असहाय भी है। कहानी में निरंतर दिख रही लड़ाई सेठी और उर्मिला के बीच पलने वाली लड़ाई है। यदि भी तय है कि उक्त लड़ाई में विजय सेठी की होगी, चूँकि उसके पास धन का अस्त्र है, फिर भी यशपाल जी भांति संघर्ष की प्रतिक्रिया दिखलाते हैं। उसे देखकर कहा जा सकता है कि रचना में व्यक्तिगत और व्यापक दोनों का प्रभाव और अर्थपूर्ण निर्वाह हुआ है। यह शिल्प का एक ऐसा निर्वाह है जो एक साथ निबंध और संरचनाशीलता को जोड़ने से होता है। इस अर्थ में यह कहानी सेठी और उर्मिला की भी है और उस समाज की भांति जिसमें पूंजी की ताकत को उसके भरपूर अंदाज में परखा गया है, यानी संघर्ष की प्रक्रिया को निबंधात्मक के सहारे प्रस्तुत किया गया है, जो शिल्प का पक्ष है, और दूसरी तरफ समाज की व्यापक सच्चाई को केंद्र में रखते हुए लेखक के समझने के आधार पर एक रूपक तैयार किया गया है। इस रूपक निर्माण में अभाव में यह कहानी सेठी या उर्मिला के
व्यक्तित्व पर बनी मात्र दो व्यक्तियों की कहानी बनकर रह जाती है। हिंदी के कथा आलोचक ने इस कहानी को लक्षित कर मुखर आलोचना की है। इस आलोचनाओं में से अधिकांश घोर नकारात्मक है। कारण यह हो सकता है कि 1950 के दशक में न सिर्फ पारंपरिक लोकप्रिय कहानी पर हमला किया जाता था, बल्कि उद्देश्यपरक कहानी को शक की नज़र से देखा जाता था। जिस लेखक का मैं हवाला दे रहा हूँ वह कहानी पर नकलीपन का आरोप लगाया गया है। वहाँ इस कहानी को प्रगतिशील रचना माना गया है, जिसमें जीवन एक यथार्थवाद को ध्यान में रखा जाता है। स्पष्ट है कि प्रगतिशील रचना उद्देश्य परक होते हैं, पर वो पाठक को उसकी चेतना को विकास स्तर को देखते हुए लिखी जाती है। तो इस तरह से हमने ये प्रश्न देखा। पर्याय सुख कहानी जो है उसे हमने यहाँ पर समाप्त किया। तो पर्याय सुख के ऊपर आपको प्रश्न आ सकते हैं, तब उसे ध्यान से सुन लीजिए। बहुत ही ईजी है। उर्मिला सेठी की कहानी एक त्रिकोण कहानी है, प्रेम की त्रिकोण कहानी है। सहज में समझ आ जाएगा और इसके लेखक यशपाल जी है। तो आप इसे लिख सकते हो। ध्यान से पढ़िए और परीक्षा में प्रयोग में लाइए। और आपके परीक्षाओं के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।